हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो क्लास में हम आप सभी के साथ अभ्यास करने वाले हैं 2019 से लेकर के 2024 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों का जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मतलब पिछले साल के जितने भी प्रश्न पत्र हैं 2019 से 2024 तक की परीक्षा के, वो सभी प्रश्नों को हम करेंगे। आपका ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो शैक्षिक मूल्यांकन का जो पेपर होता है उसमें, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में सबसे कठिन पेपर शैक्षिक मूल्यांकन का ही होता है। इसी में ज़्यादातर बच्चों की बैक लगती है, तो हम इसको अच्छे से तैयार करेंगे। सो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के क्या कौन कौन से सोपान होते हैं? शिक्षण, उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, उपर्युक्त सभी। इसके जो विकल्प है वो डी सही हो जाएगा, ठीक है। मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता होती है छात्र, शिक्षक, अभिभावक, समाज और सभी को। तो मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता सभी को होती है, तो इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। सभी को, छात्र को भी, शिक्षक को, अभिभावक को, सभी को। अगला प्रश्न हमारा रहेगा यहाँ पे, तीसरा नंबर है जो है, सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो मूल्यांकन के जो पक्ष होते हैं वो सामान्य रूप से कितने होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। मूल्यांकन की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? मूल्यांकन की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु हमारा होता है विद्यार्थी। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, विद्यार्थी। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य क्या होता है? कि ऑप्शन है इसके, सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, सत्र में 3 बार परीक्षा लेना, सुविधा अनुसार परीक्षा लेना, सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। तो 5वें का हमारा है उत्तर विकल्प डी सही हो जाएगा। सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना, यह सतत मूल्यांकन का होता है, ठीक है। हाँ, आगे हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 6, शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? तो शैक्षिक शोध को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है, इसलिए इसका विकल्प सही हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, 3। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। अभिक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा, उपर्युक्त सभी, ये सभी हो जाते हैं। नवाचार के जो हैं ये सभी हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8, निम्नांकित में कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, मूल्यांकन। तो इसमें ये ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट होता है हमारा प्रश्न पत्र की आधारशिला, ठीक है। ब्लूप्रिंट क्या होता है? प्रश्न पत्र की आधारशिला। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे लगभग हर साल की परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है? अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10 है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार जो होता है वह क्या होता है? तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार हमारा होता है, ये क्रियात्मक शोध का नारा भी है, समस्या भी हमारा, हल भी हमारा। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? तो किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना या उपकल्पना कहलाता है, परिकल्पना या उपकल्पना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है।
क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण जो होता है वह निष्कर्ष होता है हमारा। ठीक है, हाँ, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण हमारा निष्कर्ष होता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह हमारा मेमोरी बेस्ड जो है प्रश्न है। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा स्मृति संबंधी प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, स्मृति संबंधी। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार क्या है? सामुदायिक सहभागिता में नवाचार हमारा एनसीसी है। क्या? एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था, उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, हाँ। हम्म, आइए हम इसमें अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर इसका 15। 2019 का जो आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, वो देख लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है। कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? तो बहुविकल्पी प्रश्न, एकांतर पद, लघु उत्तरी, मिलान पद। इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें जो है हमारा लघु उत्तरी प्रकार का जो प्रश्न होता है वह वस्तुनिष्ठ नहीं होता है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सही। अगला हमारा जो है 2020 का प्रश्न पत्र है। ठीक है, 2020 का प्रश्न पत्र है। इसमें हम देखते हैं, पहला प्रश्न है 2020 का, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? यह हमारा जो है मेमोरी बेस्ड है, तो यह हमारा स्मृति संबंधित प्रश्न हो जाएगा। इसका ऑप्शन सही होगा पहला ए। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, स्मृति संबंधित। ब्लूम के अनुसार कितने सोपान पक्ष की चर्चा की गई है? ब्लूम के अनुसार कितने सोपान पक्ष की चर्चा की गई है? तो ब्लूम के अनुसार 6 सोपानों की चर्चा ब्लूम ने की है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है? निबंध लेखन, बहुविकल्पी, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी। तो बहुविकल्पी इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। अगला हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है? 4 क्या है? प्रश्न 4 है, 4 क्या है? देखो, कोइंसिडेंस। तो सतत असतत दोनों, उपरोक्त सभी। 4 हमारा है असतत नंबर है। 4 जो है असतत है, मतलब किसी कुछ भी हमको गिनना है तो वह वहां पे जहां हमने जैसे 4 बोला तो केवल 4, उसके आगे वो क्रमित नहीं है, तो इसलिए असतत। इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, हाँ। प्रश्न 5। शैक्षिक नवाचार का तात्पर्य है? अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षण विधि में नवाचार, उपर्युक्त दोनों। तो शैक्षिक नवाचार का तात्पर्य शिक्षण में भी अधिगम में भी दोनों प्रक्रियाओं में नवाचार होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 5वें का सी। मूल्यांकन के अंतर्गत क्या आता है? मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक का मूल्यांकन, संस्थागत मूल्यांकन, शिक्षार्थी का मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शैक्षिक शोध के कितने प्रकार हैं?
शैक्षिक शोध के प्रकार है हमारे 3 प्रकार का। शैक्षिक शोध 3 प्रकार का होता है, ठीक है। परीक्षण के गुणों में निम्न में से कौन सा नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, जागरूकता। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, जागरूकता नहीं है, ठीक है। वैधता, विश्वसनीयता ये जो है परीक्षण के गुण हैं। आगे हम देखते हैं प्रश्न हमारा 9 है, व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है। व्यापक मूल्यांकन का क्या आशय होता है? व्यक्तित्व के सभी पक्षों का के मूल्यांकन से, नैतिक पक्ष के मूल्यांकन से, सामाजिक पक्ष के मूल्यांकन से, बौद्धिक मूल्यांकन से। व्यापक मूल्यांकन का आशय हमारा होता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और 10वां प्रश्न है, संचयी आलेख के प्रकार है। संचयी आलेख का प्रकार कौन सा है? पैकेट या परत, एक पत्र लेख, संकलित परत। इसमें जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सभी प्रकार जो है हमारे संचयी आलेख पत्र के प्रकार हैं, ठीक है। हाँ, अगला हमारा प्रश्न नंबर 11 है जो वह हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सी क्रिया पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है? कौन सी क्रिया पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो वह हो जाएगी हमारी कृषि कार्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भ्रमण, विज्ञान क्लब, पर्यटन, ये सभी जो क्रियाएं हैं यह सभी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आते हैं। क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 8 चरणों में। क्रियात्मक शोध कितने चरण में संपादित किया जाता है? 8 चरण में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अनुसंधान के कार्य कौन से हैं? अनुसंधान के कार्य सिद्धांत का निर्माण करना, तो ये अनुसंधान का एक कार्य है। सिद्धांतों का अनुप्रयोग करना ये भी है, नवाचार करना ये भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर कौन सा? 14। क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? क्रियात्मक शोध का मूल आधार हमारा है समस्या का हल, समस्या का तार्किक हल, समस्या का गहन विश्लेषण, समस्या हमारी और हल भी हमारा। यही हमारा जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा होगा 2020 का अंतिम और प्रश्न विकल्पी जो प्रश्न है वह अंतिम प्रश्न है आज का 2020 के पेपर का। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? तो किसके द्वारा? उसके सेंसरी के द्वारा। सेंसरी के द्वारा पता चलता है, इंद्रिय के द्वारा पता चलता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आ जाइए अब 2021 के पेपर में। यहाँ पे हम देखते हैं पहला प्रश्न हमारा 2021 का है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु हमारा होगा यहाँ पे विद्यार्थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्न में से क्या रॉस का कथन है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है? यह जो है रॉस का कथन है, क्या? बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न है हमारा, क्रियात्मक शोध का उपयोग होता है किस चीज में? क्रियात्मक शोध का उपयोग होता है, इसको हम देखें तो शिक्षण सुधार हेतु, शिक्षण में परिवर्तन हेतु, विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या हेतु, उपरोक्त सभी ये सभी में उपयुक्त होता है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 3। सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन करने में क्या सहायक होता है? सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन में सहायक है क्रियात्मक शोध। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 4 का ए सही हो गया। हरि ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए हैं। यह जो है हमारा क्या होगा? तो हरि ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए हैं, यह हमारा होता है मूल्यांकन की श्रेणी में आएगा। ठीक है, मूल्यांकन की श्रेणी में आता है। व्यवस्थापक किस पक्ष का उद्देश्य है? व्यवस्थापक जो है हमारा वह भावात्मक पक्ष का उद्देश्य है। व्यवस्थापक भावात्मक पक्ष का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? शैक्षिक उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन, अधिगम अनुभव, उपर्युक्त सभी। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यह जो है सभी हमारे मूल्यांकन के बिंदु हैं। शैक्षिक उद्देश्य भी, व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम अनुभव। अधिगम अनुभव, अधिगम के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इस कारण से ये सभी जो है हमारे तीनों हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8वां प्रश्न है, लिंग के आधार पर व्यक्ति का महिला एवं पुरुष में विभाजन कहलाता है। क्या कहलाएगा? यह हो जाएगा उसका गुणात्मक मापन। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुणात्मक मापन। अच्छा, प्रश्न नंबर 9 हम देख रहे हैं इसका। किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना मापन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारा हो जाएगा स्टीवंस का। यह कथन हमारा होता है स्टीवंस का। यह कथन किसका है? किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना मापन है, यह कथन स्टीवंस का है। प्रश्न 10 है, कौन से क्षेत्र के उद्देश्यों के द्वारा बालक के शारीरिक संबंधित कौशल का विकास होता है? ठीक है, तो यह किसमें होता है? मनोगत्यात्मक क्षेत्र में। ऑप्शन सी, 10 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न 11, प्रश्न 11 हमारा है, स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार का अनुसंधान का प्रयोग किया है? तो यह किया है उन्होंने क्रियात्मक शोध का प्रयोग। ठीक है, किसका? क्रियात्मक शोध। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी। ब्लूम टैक्सोनॉमी किस सन में विकसित हुई थी? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में विकसित हुई थी। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में विकसित हुई थी। और क्रियात्मक शोध के जनक किसको कहा जाता है? तो क्रियात्मक शोध का जनक है स्टीफन एम कोरे। स्टीफन एम कोरे जो है क्रियात्मक शोध के जनक हैं। परीक्षण जो एक ही व्यक्ति पर बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है, वह कौन सा परीक्षण होता है? तो वह हमारा होगा विश्वसनीय परीक्षण। ठीक है, इसमें ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, विश्वसनीय परीक्षण। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न 14। ठीक है, शोध में संपूर्ण जनसंख्या का छोटा भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? न्यादर्श। न्यादर्श कहलाता है। शोध में संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा जो भाग होता है हम उसको कहते हैं न्यादर्श। प्रश्न 15, स्थान के आधार पर छात्रों को ग्रामीण एवं शहरी में विभक्त करना किसके अंतर्गत आता है? ग्रामीण और शहर में जो विभाजन होता है वह हमारा कहलाता है नामित स्तर में। मतलब हम उनको नाम के हिसाब से बांट देते हैं कि तुम गांव के हो और तुम शहर की हो। तो गांव वाले को ग्रामीण कहेंगे और जो शहर में रहने वाले हैं उनको शहरी के रूप में।
क्रमित होता है उनको क्रम के अनुसार विभाजित करना, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और अंतराल होता है कि उनको उनके बीच में अंतर, जैसे कि वर्ग अंतराल जो होता है, आप देखे होंगे वर्ग अंतराल का जो सवाल होता है, जैसे कि 0 से 10 के बीच के, और 10 से 15, 15 से 20, इस तरीके जो वर्ग अंतराल हम देते हैं, मतलब एक समान अंतर जो होता है, जैसे कि 0 से 10, इसमें 10 का अंतर है, फिर 10 से 20, इसमें 20 का अंतर है, और ऐसे 0 से 5, इसमें 5 का अंतर है, और 5 से 10 तो उसमें 5 का अंतर। ये वाला जो क्रम होता है वो होता है अंतराल स्तर पे। और अनुपात स्तर क्या होता है? अनुपात स्तर होता है कि कौन कितने अनुपात में है, उसको जब हम बनाते हैं तो वह अनुपात स्तर कहलाता है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे हमारा 2021 का भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे देख रहे हैं, इस पे कौन सा देखेंगे? 2022 का पेपर। ठीक है, हाँ। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारा है एनसीईआरटी का। किसने कहा था मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है? वो उन्होंने कहा था एनसीईआरटी ने। ठीक है, हाँ। शैक्षिक उद्देश्य के अंग कौन कौन से हैं? शैक्षिक उद्देश्य के अंग हमारे है बालक, समाज, विषय वस्तु, उपर्युक्त सभी। शैक्षिक उद्देश्य के जो हमारे मुख्य अंग हैं वह हमारा है बालक, समाज, विषय वस्तु, उपर्युक्त सभी। इसमें से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी है। बौद्धिक योग्यता में बीच का अंग नहीं है, बौद्धिक योग्यता में बीच का अंग नहीं है अनुवाद, विवेचना, अनुप्रयोग, वाग विस्तार। इसमें जो है हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुप्रयोग। यह क्या है? यह हमारा संज्ञानात्मक का पक्ष है। ठीक है, अनुवाद, विवेचना और वाग विस्तार यह बौद्धिक योग्यता के अंग है। अगला हमारा प्रश्न है, रीता ने गणित में 22 अंक प्राप्त किए हैं, 22 अंक प्राप्त करना क्या है? तो रीता ने 50 22 कह रहा हूँ, 50 अंक। रीता ने 50 अंक प्राप्त किए हैं, तो 50 अंक प्राप्त करना क्या है? तो यह हो जाएगा मापन। ठीक है, 50 अंक प्राप्त करना क्या होगा? मापन होगा। और क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण निष्कर्ष होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार क्या है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, टोली अनुदेशन, अवक्रमित खुली कक्षा कक्ष, यह सभी जो है हमारे आते हैं नवाचार के अंतर्गत। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो लोग चैनल पे नए हैं। ठीक है, हाँ। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। प्रश्न 7 हमारा है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन हमारा रॉस महोदय का है। आप लोग देख रहे होंगे कितने सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से हमको देखने को मिल रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, है ना। तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा तो आप लोग 8 से 10 प्रश्न आसानी से आप बना सकते हैं। आपको केवल 5
4 से 5 प्रश्न ही नए मिलेंगे, नहीं तो आपको इनसे सब रिलेटेड जो है कम से कम 8 से 10 प्रश्न मिल जाएंगे। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। उत्तम परीक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है? वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, कठोरता। इसमें से कठोरता हमारा जो है उत्तम परीक्षण का विशेषता नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न 9। ठीक, क्या है? ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट जो है हमारा वह क्या होता है? ब्लूप्रिंट हमारा होता है प्रश्न पत्र का आधारशिला। ठीक है, यह हमारा प्रश्न पत्र का आधारशिला है ब्लूप्रिंट। ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से होता है? तो इसका हमारा होता है संज्ञानात्मक पक्ष से संबंध। ठीक है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग का संबंध हमारा संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। भावात्मक पक्ष में क्या आता है? रुचि वगैरह, जो ये रुचि वाला जो है, रुचि वाला जो है वह भावात्मक में आता है। कौशल में आता है आपका जो आपके कौशल होते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई है। ब्लूम टैक्सोनॉमी कब विकसित हुई है? 1956 में। 11 का सी सही हो जाएगा। आगे हम देख रहे हैं हमारा प्रश्न नंबर 12 है, मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने का प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन हमारा है एस स्टीवेंस की। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया मापन है। मूल्यांकन को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? मूल्यांकन को सामान्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है। हाँ, शैक्षिक नवाचार से क्या तात्पर्य है? 14 नंबर प्रश्न है। शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षण विधि में नवाचार, उपर्युक्त दोनों। तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षण विधि में नवाचार, उपर्युक्त दोनों, ये दोनों ही सही है। ठीक है, 14 का सी। 15 नंबर हमारा प्रश्न देखने, मूल्यांकन अनुरूप होता है किसके? उद्देश्यों के, विधि के, प्रविधि के, सिद्धांतों के। मूल्यांकन जो हमारा होता है वह प्रविधि के अनुरूप होता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा हमारी किसकी है? यह परिभाषा है क्रॉनबैक की। ठीक है, उन्होंने कहा था कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि शिक्षक एवं छात्र लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। तो अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 2 हमारा है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान कौन से हैं? शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, उपर्युक्त सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है इतिहास और नागरिक शास्त्र में, विज्ञान, भूगोल और कृषि में, दर्शन शास्त्र में, इनमें से सभी में। किसमें होता है प्रायोगिक मूल्यांकन? विज्ञान, भूगोल और कृषि में।
इसी में तो प्रयोग करके सारी चीजें सिखाई जाती हैं। उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है किसका? शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का, पाठ्यक्रम का, मूल्यांकन प्रणाली का, मूल्य उपकरणों का। किसका किया जाता है? शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का। ठीक है, ये उपचारात्मक शिक्षण में इसका चयन किया जाता है। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा 5 है। प्रश्न हमारा 5 है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारा है रॉस महोदय का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, रॉस महोदय। क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? क्रियात्मक शोध का मूल आधार है हमारा समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है अभिक्रमित अनुदेशन, टोली कक्षा कक्ष, खुली कक्षा कक्ष, उपरोक्त सभी, ये सभी होगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 8 नंबर। प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार माना जाता है किसको? ड्रम संगीत, ए व बी दोनों। तो इसमें नवाचार हम दोनों को मान लेंगे। किसको मान लेंगे? दोनों को, ड्रम को भी और संगीत को भी। रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है, रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य क्या नहीं होता है? परीक्षाओं की तैयारी करना, यह उसका उद्देश्य नहीं होता है। सेवा करना, स्वास्थ्य में वृद्धि, मातृत्व का विकास, यह रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है, कौन होता है मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु? यह होता है ए, विद्यार्थी। आप लोग देख रहे हैं कि इसको जो है, यह प्रश्न जो है कितनी बार रिपीट हुआ है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ये आपसे अति लघुत्तरी में भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद वाला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, वो भी कई बार पूछा गया है, तो आप उसको भी ध्यान में रखेंगे। इनफैक्ट आपको सारा कुछ इसमें ध्यान में रखना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपका चाहे विकल्पी हो, चाहे अति लघुत्तरी हो, लघु उत्तरी हो, कोई सा भी प्रश्न हो, उसमें आपकी मदद करने वाले हैं ये सारे प्रश्न। ठीक है, ये सारे प्रश्न उत्तर जो है आपकी काफी हेल्प करेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा है, ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट हमारा होता है क्या? प्रश्न पत्र की आधारशिला। प्रश्न पत्र की आधारशिला ब्लूप्रिंट होता है। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार क्या होता है? सामुदायिक सहभागिता में नवाचार हमारा इस एनसीसी, रेड क्रॉस, स्काउटिंग, ये सभी उपरोक्त सभी होता है। ठीक, ब्लूम टैक्सोनॉमी कब विकसित की गई थी? ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में विकसित की गई थी। मापन का सामान्य सिद्धांत किससे होता है? मापन का सामान्य सिद्धांत गणित से होता है। विज्ञान से किसका होता है? विज्ञान का प्रयोग से। विज्ञान हमारा प्रयोग से होता है। ठीक है, विज्ञान का प्रयोग में होता है। सामाजिक विज्ञान का भ्रमण से होता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न 15, मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन होता है हमारा मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, गुणात्मक, मात्रात्मक। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है मूल्यांकन। ठीक है, यहाँ पे देखो एक अति लघुत्तरी प्रश्न का भी है, विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। विश्वसनीयता का शाब्दिक अर्थ होता है विश्वास करने की सीमा। अतः विश्वसनीय परीक्षण वह परीक्षण होता है जिस पर विश्वास किया जा सके। यदि किसी परीक्षण का प्रयोग बार बार उन्हीं छात्रों पर किया जाए तो वे छात्र बार बार समान अंक प्राप्त कर सके तो वह
परीक्षण हमारा कौन सा परीक्षण कहलाएगा? वह परीक्षण हमारा विश्वसनीय परीक्षण कहलाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु हमारा है विद्यार्थी। ठीक है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु विद्यार्थी होगा। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? अगली कक्षा के में छात्रों को डालना, छात्रों के सीखने की क्षमता को बढ़ाना, कक्षा में सहयोग देने के गुण को बढ़ाना, सीखने में आने वाली कठिनाई को समझना। रचनात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? छात्रों के सीखने की क्षमता को बढ़ाना। ये जो है रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। मूल्यांकन मापन से कैसे अलग होता है? मूल्यांकन जो होता है वह मापन से कैसे अलग होता है? मात्रात्मक न्याय की प्रक्रिया के द्वारा, निर्णय लेने की प्रक्रिया द्वारा, गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया, सुरक्षित किए गए अंकों के आधार पर निर्णय लेना। कौन सा सही होगा? मूल्यांकन मापन से अलग होता है निर्णय लेने की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, निर्णय लेने की जो व्यापक प्रक्रिया है उसके द्वारा हमारा मूल्यांकन मापन से अलग हो जाता है, इसलिए इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है किससे? मापन का सामान्य सिद्धांत हमारा गणित से संबंधित है। ठीक, मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है? गणित से। प्रश्न 5 है, निम्नांकित में कौन एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है, वह हमारा है ऑप्शन डी, जटिल। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। विश्वसनीयता, लचीलापन और वैधता इसकी जो है विशेषताएं हैं, प्रभावी मूल्यांकन की विशेषताएं। और जटिलता जो है प्रभावी मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। प्रश्न 6, विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। अवलोकन की यह परिभाषा किसने दी थी? तो अवलोकन की यह परिभाषा दी थी गुड तथा हैट ने। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, प्रश्न 7 है हमारा, सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। कौन करता है? तो यह करता है सामान्य मूल्यांकन, मापन, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है ऑप्शन सी, सतत मूल्यांकन। ठीक, शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन, 8वां प्रश्न हमारा है, शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE पर प्रभावी जोर दिया गया था। कब? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 9वां प्रश्न क्या है हमारा, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, वाग विस्तार जो होता है वह बोध का अंग नहीं होगा। कौन सा? ऑप्शन सी, वाग विस्तार। ठीक है, वाग विस्तार ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 हमारा होगा, प्रश्न 10 हमारा क्या है, बच्चों के सीखने की प्रगति का वर्णन अभिलेख किस पर आधारित है? वह किस पर आधारित है? मौखिक तकनीक पर, परियोजना तकनीक, अवलोकन तकनीक, अभिन्यास तकनीक पर। तो किस में आधारित है? सी, अवलोकन तकनीक। अवलोकन के द्वारा ही हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे के सीखने की कितनी प्रगति है। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है, यह हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 11। ठीक है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण कौन सा होता है? क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होगा निष्कर्ष। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य हमारा होगा प्रश्न 12। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा नैदानिक। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य
निदान होता है, निदान किसी भी उसका समस्या का निदान करना। ठीक है, इसका जो है इसका आदर्श वाक्य क्या है? समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। ठीक, यह क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य नैदानिक व्यवस्था करना होता है। और इसका जो आदर्श वाक्य है क्रियात्मक अनुसंधान का, वह है समस्या हमारी और हल भी हमारा। प्रश्न 13 है, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार क्या है? एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इसमें सभी सही हो जाएगा। ठीक है, एनसीसी भी है, स्काउटिंग भी है, रेड क्रॉस संस्था भी है, तो इसलिए इसका ऑप्शन उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। चौदह, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन कौन है? क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक है हमारे एन.सी. स्टीवेंस, जी.सी. हेल्मस डेटर, स्टीफन एम कोरे, ब्रेडफील्ड। कौन है? 14 का हमारा सही हो जाएगा स्टीफन एम कोरे। ये है हमारे क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक, क्रियात्मक शोध के जनक स्टीफन एम कोरे। 15 नंबर है, और आज इस क्लास मतलब इस ईयर का और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो इसमें इसका सही जवाब क्या होगा? कौन सा अनुसंधान किया जाता है? क्रियात्मक की गुणात्मक, ऐतिहासिक, वर्णनात्मक। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए, क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए क्रियात्मक अनुसंधान। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, आई होप आप सभी को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। सो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करेंगे, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपको वीडियो ढूंढने में परेशानी ना हो। आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करके सीधे वीडियो को ओपन करके देख सकते हैं। और अपने यार दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर कर दे, ताकि उनका भी भला हो जाए। थैंक यू। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।